आना होगा वो आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस। द की टू विनिंग इज बिगिनिंग। तो जैसा कि पता है, फिजिक्स का लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है इस वाले सेशन में, जो कि साउंड था, है ना। बाकी सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए थे। अब साउंड की बात करें तो साउंड का कल वाला लेक्चर हुआ था, इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था। इंट्रोडक्शन सबने देखा है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और इंट्रोडक्शन में कुछ ज्यादा बताया नहीं था। आज आप लोगों के लिए एक अच्छा काम हुआ है, और आज से मैंने कल आप लोगों को बुलाया था, तो जो नहीं आए थे वो सुन ले। आज से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि आज ये साउंड का पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर डेली शॉर्ट नोट्स बना करके हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। यानी जितने जिन चैप्टर में आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन चैप्टर को एक शॉर्ट नोट्स में मैं खुद बना के आपको पर्सनली दे दूंगा, पूरे चैप्टर का, जो कि 1 से 1.5 पेज के अंदर, 2 पेज के अंदर पूरा पूरा चैप्टर कवर रहेगा। उसी को बार बार रिवाइज करो, वहीं से पूरा का पूरा पेपर मिलने वाला है, ठीक है। आज मैं आपको साउंड प्रोवाइड करने वाला हूँ पूरा। 45 मिनट्स क्लास चलेगी। जिसको जिसको बुलाना है बुला लो, जितने लोग हैं, जिनका छूट रहा है उनको छोड़ने दो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तैयार हो? स्टार्ट करें? जल्दी से बताओ, स्टार्ट करें, फटाक से बताओ। चलो ठीक है, गुड। तो देखो, साउंड के बारे में कल हम लोगों ने बात की थी। आज बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। क्या है, तो हम लोग का टॉपिक है साउंड। साउंड में क्या क्या हो सकता है, साउंड के बारे में क्या, तो कल मैंने आप लोगों को बताया कि साउंड जो होता है वो कहाँ से जनरेट होता है, वाइब्रेशन के थ्रू जनरेट होता है। वाइब्रेशन बोले तो हम लोग कहीं से भी टक से आवाज करेंगे तो वाइब्रेशन के थ्रू जनरेट होगा। और उसको सुनने के लिए हमारे पास क्या दिए हैं, ईयर्स दिए हैं। अब ईयर दिए हैं, ये सुनने के लिए बातें हो गई, बेसिक बातें कि जनरेट कैसे होगा और सुनेंगे कैसे। और जहां से जनरेट होगा और जहां पे सुना जाएगा उसके बीच में कोई ना कोई एक मीडियम है, तो उसमें ट्रेवल होता हुआ आएगा। ये तो थी मोटी मोटी कहानी जो हमें पता होनी चाहिए साउंड के बारे में। लेकिन इसमें पॉइंट क्या पूछेगा, तो पहली चीज आपको ये समझ में आएगा कि साउंड के प्रोपोगेशन के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो यानी आप पहला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रोपोगेशन, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आया? एक मीडियम चाहिए, विदाउट एनी मीडियम कोई भी साउंड प्रोपोगेट नहीं होगा। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। अभी मैं लिखना है तो इसको लिख लेना, नहीं तो मैं खुद ही पीडीएफ बना के भी डाल दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? दूसरा क्या, दूसरा आपको ये याद रखना है कि साउंड की जो स्पीड होती है, अब मीडियम में चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है, दैट मींस उसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, स्पीड होगी। तो जो इसकी स्पीड होती है ना, साउंड की स्पीड, वो दो बातों पर डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड दो बातों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी दो बातें हैं? एक तो है इलास्टिसिटी, क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की क्या, इलास्टिसिटी। और दूसरा क्या, डेंसिटी ऑफ मीडियम, क्या चीज, डेंसिटी ऑफ मीडियम। इन दोनों बातों पे कौन डिपेंड करता है, साउंड की स्पीड, ठीक है। यहीं पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है, बताओ फटाक से। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में स्पीड बताओ, स्पीड इन एयर, जल्दी से बताओ, किसको किसको याद है, बताओ, तुम्हें पता है कितनी, 340 मीटर पर सेकेंड, है ना। कितनी होती है, जल्दी जल्दी बताओ, 340 मीटर पर सेकेंड, याद रखना। तो ये देखो कुछ शॉर्ट बातें जो है ना, ये बिल्कुल पेपर में एज इट आएंगी, इसीलिए आपको बताई जा रही है। इसके बाद, अब इसके बाद आप लोगों को बताया गया था कि इसकी रेंज होती है, क्या, ऑडिबिलिटी की रेंज होती है। तो ऑडिबिलिटी क्या होती है, ऑडियोबिलिटी किसी को पता है क्या होती है? ऑडियोबिलिटी, अगर हम ऑडियोबिलिटी की बात करते हैं तो ऑडियोबिलिटी का मतलब होता है कि किस किस रेंज तक हम साउंड को सुन सकते हैं। वो रेंज क्या है, तो वो रेंज है हमारी कितनी, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। अब अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो इन्हें क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक, है ना। इन्हें क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक रेज, ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव। और अगर 20 हर्ट्ज से ज्यादा है तो इसे क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक, अल्ट्रासोनिक वेव। अब आपको ये दोनों बातें, इसकी रेंज पूरी की पूरी एज इट इज याद रखनी है, ठीक। इसके बाद इसमें कुछ कल टर्म आए थे हम लोगों के। कौन सा टर्म आया था, पहला टर्म आया था एम्पलीट्यूड, क्या आया था, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितने को मालूम है, सब लोग जिसको जिसको पता है वो यस कर दो। एम्पलीट्यूड की एक लाइन में डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम इन वन साइड ऑफ द मीन पोजीशन। कहने का मतलब है कि अपनी मीन पोजीशन से किसी भी पार्टिकल के द्वारा एक साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ गया कि नहीं? ये लाइनें क्यों बताई जा रही हैं, मतलब एमसीक्यू में लिख के आएगा, डैश इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वन साइड ऑफ द मीडियम इज द पार्टिकल इज नोन एज एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फलाना धमाका। अब जिसको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद है वो एक बार में मार के आगे बैठेगा, नहीं तो दो चीजों में क्या होगा, कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज कहां होगे,
तुम लोग कंफ्यूज हो गए इसमें कहाँ पे, एक तो एम्पलीट्यूड में कंफ्यूज हो गए और दूसरी चीज कहाँ कंफ्यूज हो गए, दूसरी चीज जो पूरा पूरा आपका टाइम पीरियड नहीं कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वेव लैम्डा में कंफ्यूज हो गए, ठीक है, वेवलेंथ में कंफ्यूज हो गए। दो पॉइंट ऐसे दे देंगे कि इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले से ही याद रखो, ठीक। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है बताओ, टाइम पीरियड, तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वन वाइब्रेशन, ठीक है। ऐसे एक एक लाइन में मैंने लिख रखा है, आपको अभी सबका सब मिल जाएगा, ठीक। इसकी जगह क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, दैट कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो उसको एफ से लिखते हैं और टाइम पीरियड को टी से लिखते हैं, एम्पलीट्यूड को कहीं पे कैपिटल ए से लिखा जाएगा और कहीं पे स्मॉल ए से लिखा जाएगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अगली चीज क्या आती है, अगली चीज आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ सभी को पता है, वेवलेंथ की डेफिनेशन पता है कि नहीं, आयशा बताओ फटाक से, गौरव वेवलेंथ की डेफिनेशन बताओ फटाक से, वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है दैट इज वेवलेंथ, किसके अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर। अब एक टाइम पीरियड क्या होता है, जो टाइम पीरियड आपका एक चक्कर लग रहा था उसमें जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा मैक्सिमम, वो क्या है उसकी वेवलेंथ है। बात समझ में आ रही कि नहीं। वेव वेलोसिटी क्या होती है, ये एक बढ़िया सा टर्म आया है, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होती है, द स्पीड ऑफ वेव, है ना, इज नोन एज वेव वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक, इसके बाद अगली चीज आ जाएगी रिलेशन बिटवीन, इसको बी से लिखेंगे और इसको लैम्डा से लिखेंगे, और इसका यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, जल्दी से बताओ, कल भी पता है, कल भी पूछा था, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू एफ इनटू लैम्डा, बात समझ में, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब एक बात यहाँ पे ये भी याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको एज इट इज याद रखने हैं, ठीक। अब मेन बात आती है, देखो जो साउंड वेव होती है ना, जो साउंड वेव, उसके साथ में क्या होता है कि जो उसकी एनर्जी होती है, जैसे क्या होता है कि साउंड वेव किसी सोर्स से आपने साउंड क्रिएट किया, वाइब्रेशन किया, तो वहां से साउंड की एनर्जी निकलेंगी। असल में साउंड वेव एक एनर्जी है, एनर्जी निकलेगी, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो उस एनर्जी को गेन करेंगे तो एक दूसरे में आगे ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किस तरह की एनर्जी का पार्ट है, तो आप क्या कहोगे, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी सुना है ना। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी वेव है ना, ये साउंड वेव, वो कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। अब मैकेनिकल वेव का एक नाम और होता है, इलास्टिक वेव। क्या नाम होता है, इलास्टिक वेव। तो ये याद रखना है कि जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव वो कैसी होती है, इलास्टिक या फिर मैकेनिकल, इलास्टिक और मैकेनिकल वेव। बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताओ। साउंड वेव कैसी होती है, इलास्टिक और मैकेनिकल वेव होती है, क्लियर। अब बात आती है कि जो साउंड वेव इलास्टिक और मैकेनिकल वेव है, तो ये भी दो तरह की होती है। यानी मैकेनिकल वेव की अगर हम बात करें, है ना, तो मैकेनिकल वेव दो तरह की होती है। कौन कौन सी दो तरह की होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, ठीक है। देखो यहां से क्या आएगा, यहां से लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल पूछेगा और तुम्हारा जो ट्रांसवर्स है उसका एग्जांपल पूछेगा ऑप्शन में, और कुछ नहीं पूछेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जल्दी से बताओ। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी होती है कि जो आपका प्रोपगेशन ऑफ वेव है ना, जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन ऑफ वेव हो रहा है उस डायरेक्शन में क्या होंगे, जो मीडियम के पार्टिकल है वो एक बार कंप्रेस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, रिफ्रेक्ट करेंगे। बात समझ में आया। जैसे अगर मान लो मीडियम के पार्टिकल साउंड वेव जनरेट होने से पहले इस पोजीशन में है, इस तरह से है, तो जब यहाँ पे साउंड वेव चलना शुरू होगा ना, तो ये एक जगह पे एकदम पास पास हो जाएंगे और एक जगह पे एकदम दूर दूर हो जाएंगे। तो ये इनका जो है कंप्रेशन जोन है और रिफ्रैक्शन जोन है। बात समझ में आई कि नहीं। तो जब जब भी कोई साउंड वेव
जिस डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल कंप्रेशन करते हुए और रिफ्लेक्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रोपगेशन सेम डायरेक्शन में होता है, उसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब बात आती है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इतनी सी बात, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि साउंड एक तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव है? क्या कह सकते हैं, जल्दी से बताओ। अब आप लोगों ने, जितने लोगों ने पहले से पढ़ा है, वो मुझे बताओ कि साउंड कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है? बताओ उत्कर्ष फटाफट। और तुम्हारे सहपाठी कहाँ रह गए हैं, जोड़ीदार? ठीक है, अंश कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल देखो, इसको दोनों कह सकते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे चल रही है। ठीक है, वैसे तो बेसिकली इसको लॉन्गिट्यूडनल ही कहा जाता है, मोटे तौर पे लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है, लेकिन कुछ एग्जांपल इसके क्या दिखा देते हैं। क्या? बहुत अच्छे। साउंड वेव किस तरह की वेव है, लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स? ठीक है, तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो कहाँ पे साउंड अगर एयर में चल रहा है, कहाँ चल रहा है? एयर में चल रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल है। सॉलिड में चल रहा है, सॉलिड में, इन सॉलिड, तब लॉन्गिट्यूडनल है। और इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर ट्रेवल कर रहा है, कहाँ ट्रेवल कर रहा है? इन द लिक्विड, इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर अगर ट्रेवल कर रहा है, दैट मींस वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव है। ठीक है, अब ट्रांसफर साउंड वेव क्या होता है? अगर हम ट्रांसफर साउंड वेव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ट्रांसफर साउंड वेव की बात करते हैं, तो ट्रांसफर का मतलब होता है कि जब भी मीडियम के पार्टिकल प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लगे, है ना, और मीडियम के पार्टिकल्स क्या करें, ये जो मीडियम के पार्टिकल है, यहाँ पे बीच में जो मीडियम के पार्टिकल है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगे? प्रोपगेशन करने लगे, ऊपर नीचे। तो इस तरह की वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। बात समझ में आया? और अगर साउंड, अब सुनो ध्यान से, इसका एग्जांपल क्या कह सकते हो कि अगर साउंड लिक्विड के सरफेस पर, कहां पर? लिक्विड के सरफेस पर मोशन कर रहा है, दैट इज ट्रांसवर्स। बात समझ में आया कि नहीं? साउंड की एक कहानी सुनो, लिक्विड, जैसे कभी तालाब में पत्थर मारा है, लहर उठती है, जो लहर आगे की तरफ जा रही होती है ना, वो ट्रांसवर्स वेव है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं? इतना जल्दी से बताओ। ठीक, ये बात याद रखना है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि अभी हमने ये बताया तुम लोगों को यहाँ पे कि जो स्पीड होती है ना, स्पीड, वो दो बातों पे डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे, है ना, मीडियम की इलास्टिसिटी और डेंसिटी। अब मीडियम की इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मत जानो, डेंसिटी आप लोग जानते हो। ठीक है, डेंसिटी पता है ना, इलास्टिसिटी बताएंगे तो पूरा टॉपिक निकल जाएगा, कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। अब देखो बस स्पीड जानो, तो साउंड की जो स्पीड होती है वो v इक्वल टू क्या होती है? अंडर रूट डी बाई डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यहाँ थोड़ा सा टाइम देके समझ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से आएगा। ठीक है, क्या आएगा सुनो। देखो, हमें ये पता है E से क्या है? इलास्टिसिटी है। ठीक, D से क्या है? डेंसिटी है। D से क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मैं डेंसिटी इंक्रीज करूंगा तो स्पीड, वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? अगर मैं डेंसिटी इंक्रीज करता हूं तो वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। बात समझ में आई नहीं? तुमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा पेपर में कि इफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज इंक्रीजेस व्हेन व्हाट वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज और डिक्रीज। या फिर क्वेश्चन ऐसा कह देगा कि अगर मान लो साउंड जो है वो तुम्हारा एयर से किस में जा रहा है? लिक्विड में जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? डिक्रीज। तो देखो, तुम लोगों को सबको पता है डिक्रीज, है ना, लेकिन वो तुमसे ऐसे कहेगा कि अगर मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? इफ इट इंक्रीजेस या डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ मीडियम, देन व्हाट इज व्हाट, उसके ऊपर क्या डिफरेंस पड़ेगा? वेलोसिटी के ऊपर क्या डिफरेंस पड़ेगा? तो तुम्हें पता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सही बात है ना? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। रिपीट, व्हाट रिपीट? सुनो एक बार में ध्यान लगा के, मैं कह रहा हूं कि अगर तुमसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, क्वेश्चन में ये कहेगा कि अगर हम मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं, मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? बात समझ में आएगी नहीं? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी?
इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? जल्दी से बताओ, आप सब लोग बताओ। तो आप लोग कहोगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी डेंसिटी डिक्रीज होगी, और अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये इंक्रीज डिक्रीज से पूछ सकता है, ठीक है। और अगर वो इंक्रीज डिक्रीज से नहीं पूछता है, अगर वो इंक्रीज डिक्रीज से नहीं पूछता है, तब वो क्या क्वेश्चन पूछेगा? तब वो पूछेगा कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट होगा? तो 0.61 मीटर पर सेकेंड, 0.61 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? ये बात समझ में आई? अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को वो ऐसे अगर पूछ दिया तो बहुत अच्छा है, आप लोग खुश हो जाना। और अगर ऐसे ना पूछे तो वो तुमसे कैसे पूछेगा? इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा कि इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एक्स वाई जेड, कोई भी एक मीडियम में 340 मीटर पर सेकेंड बता दिया, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर, है ना, उस समय उसका टेम्परेचर बता दिया, मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस है, और बाद में उसका टेम्परेचर कितना हो गया? 3 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द स्पीड? नहीं समझे? क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो, क्वेश्चन तुमसे इस तरह से पूछ सकता है, यहां से अगर उन्हें क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो बस यही पॉइंट में बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि मान लो कहते कि नॉर्मल, भैया फ्रिक्शन नहीं लगता है क्या? भाई जो भी तुम पढ़ रहे हो बालक, वो सब आइडियल कंडीशन में पढ़ रहे हैं। समझ में आया? हम क्या पढ़ रहे हैं? आइडियल कंडीशन में पढ़ रहे हैं, तो हम फ्रिक्शन को नगण्य मान रहे हैं, ठीक है। हम अलग से अलग ही ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि एट अ नॉर्मल टेम्परेचर या एट अ रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? सभी को पता है, 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। इतने डिग्री टेम्परेचर पे वेलोसिटी जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है, ठीक। वेलोसिटी जो इतने मीटर पर सेकंड है, अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाए, टेम्परेचर कितना हो जाए? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो वेलोसिटी क्या होगी? ये क्वेश्चन तुमसे आ जाएगा। अब आधे लोग क्या करेंगे? ढेर हो जाएंगे। जिनको पता है फटाफट बताओ कैलकुलेट करके, जल्दी से बताओ, कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से बताओ। ±2 डिग्री सेल्सियस। अरे मेरे भैया एकदम डिटेल बना था जो मैंने दे दिया है उसका। चलो 25 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस मुझे भी पता है। इधर बताओ फटाक से जो मैंने पूछा है, जल्दी से फटाक से बोलो, कितना इसका आंसर आएगा? तुम्हें पता है कैसे करेंगे? अरे दिमाग लगाओ, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में इतना बढ़ रहा है ना। ये कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना बढ़ता है? 0.61 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 10 डिग्री में कितना बढ़ेगा? 10 इंटू 0.61 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये कितना आ गया? 6.1 मीटर पर सेकेंड आ गया। और 27 में इतनी है, तो इतने डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, स्पीड कितनी बन जाएगी? 346 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ है ना? बताना है। अच्छा अभी तुम लोगों को चक्कर में हो बताना है, बहुत बढ़िया। नींद में हो क्या? वीडियो खुलवाऊं क्या तुम लोगों की? बिस्तर से उठ जाओ, ठीक है, अपना कंबल अंबल छोड़ दो और सीधे बैठ जाओ। ये एनसीईआरटी में है ना भैया। यार अब एनसीईआरटी हमको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए है कि नहीं? तुम्हारी किताब में है तो मैंने बता दिया। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना, ठीक। दूसरी चीज, अब एक और चीज क्या? अगर मान लो कि हम कहीं का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं? प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो साउंड की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर किसी भी मीडियम में प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर उसे इंक्रीज कर दिया जाए तो साउंड के स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी से बताओ। हमारी किताब में नहीं है बालक, तुम्हारी किताब से भी नोट्स बनाए, तुम्हारी किताब में लिखा है, किताब ध्यान से पढ़ लिया करो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिक्रीज की दीदी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? ये नोट पॉइंट में याद रखना कि प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? बुद्धि में घुसा लो, 1 नंबर का सवाल है, ठीक है। यहाँ 1-1 नंबर बताए जा रहे तुम लोगों को, ठीक। तुम उठा के लगाओ अपना आगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगली चीज है, ठीक है। अगली चीज की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट चीज, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई छांट छांट के पॉइंट मैंने दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। क्यों के चक्कर में मत पड़ो अभी, ठीक है। क्यों तो मैं बता दूंगा, क्यों के चक्कर में मत पड़ो, बताऊंगा क्यों डिटेल में।
अभी बिल्कुल शॉर्ट नोट से रिवाइज करो। देखो अगली चीज क्या है कि अगर एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, मतलब तनी हुई कोई भी मान लो स्ट्रेच स्ट्रिंग है, खिंची हुई स्ट्रिंग, खिंची हुई एक तार है, ठीक है, इस तरह से तना हुआ क्या है, तना हुआ एक तार है। अगर ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो इसमें जो वेलोसिटी होगी ना, इसमें जो वेलोसिटी होगी किसकी, साउंड की, वो क्या होगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम, अंडर रूट टी बाई एम। टी इज व्हाट, टेंशन। क्या है ये, टेंशन। टेंशन बोले तो खींचते हो जब धागे को ना, तो जो खिंचाव आता है दैट इज टेंशन फोर्स। क्या होता है वो, टेंशन फोर्स। और m क्या है, m मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। इसका बात का मतलब समझ में आया कि इसके जितने भी टुकड़े हैं ना, एक टुकड़े का वेट या 1 मीटर टुकड़े का वेट कितना है, मास पर यूनिट लेंथ। टोटल वेट नहीं पूछ रहा है। जैसे अगर मान लो इसका टोटल वेट 10 किलोग्राम है और ये 10 मीटर का है या 5 मीटर का है, तो 1 मीटर का वेट कितना होगा, 10/5, यानी 2 मीटर, या ऐसा कह सकते हैं 2 किलोग्राम पर मीटर। ये इसे बोलेंगे मास पर यूनिट वेट। ये फॉर्मूला भी याद रखना, एक सवाल इस पे भी आ जाएगा। व्हाट अबाउट इन प्रेशर फिजिकल चेंज द मीडियम, ठीक है, सबर, ठीक है, मैंने क्या कहा, सबर, जितना बताया उतना ध्यान दो, है ना। इसके अलावा देखो, इसके अलावा अब एक बात ये भी जानना जरूरी है कि जो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, एक्स रे, वाई रे, गामा रे, ये सारी रे पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, वेव्स, ये जितनी भी वेव और इंडियन रे के बारे में पढ़ा है, ये सारी साउंड वेव से डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि वो सभी की सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये क्या है, मैग्नेटिक वेव है। बात समझ में आएगी नहीं, मैकेनिकल वेव है, मैग्नेटिक नहीं, मैकेनिकल वेव है, ठीक है, मैकेनिकल वेव कहते हैं, मैग्नेटिक नहीं, ठीक है। अब अगर ये देखो, अब मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या दिक्कत है, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जो कि किसी भी मीडियम में चल सकती है, ये तो बच्चों वाली बात है, लेकिन काम की बात क्या है कि वो अपनी एनर्जी को एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है और एक बार मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हुए प्रोपोगेट करती है। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब एक बार वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, एक बार मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। बात समझ में आया नहीं, मैकेनिकल ने मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करते हुए आगे की तरफ प्रोपोगेट करती है, इसीलिए उन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। बट जितनी भी मैकेनिकल वेव्स होती है उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये अपनी एनर्जी मीडियम के माध्यम से आगे पहुंचाती है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर भैया। वेव कंटेन विच टाइप ऑफ एनर्जी, बालक जो एनर्जी तुमने पढ़ी है ना, वही एनर्जी, अगर वो कोई मैकेनिकल वेव है तो वो तुम्हारी मैकेनिकल वेव जो अगर है ना, जो साउंड वेव है, वो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल वो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी और तुम्हारी जो है ना पोटेंशियल एनर्जी लेके चलेगी। अब अगर वो मैकेनिकल, अगर वो तुम्हारी उधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उस टाइप की एनर्जी से लेके चलेगी। समझ में आया, क्लियर है ना। मास तो घूम फिर के मास का ही क्यों आ जाता है यार, तीसरी बार तुम्हारा कितना डाउट मैं इसको बताता रहता हूँ, अभी रुक जाओ दोस्त, सबर, सारे डाउट क्लियर होंगे, परेशान मत हो, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद है, यानी अब देखो, जब भी कोई वेव, जब भी कोई साउंड वेव, हम लोग बेसिकली साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आएंगे। जब भी कोई साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, क्या करती है, साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो आघात हो जाएंगी, दिक्कत में आ जाएंगी। क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगी, और क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी। क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नो। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, ना कि इधर डिपेंड करती है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद तुम्हें लाइट और साउंड में डिफरेंस पता करना है, डिफरेंस याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी जिसे लाइट आप बोलते हो, है ना, उसमें और साउंड में। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है, ठीक है, या लाइट वेव और साउंड वेव की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, मैकेनिकल होती है। इनको ट्रैवल करने के लिए वैक्यूम की जरूरत, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेते हैं लाइट वाली, और वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। ये सारी बातें मैंने लिख के दी है, आराम से इसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आपको वही कहानी याद रखनी है जो हमेशा तक लाइट रिफ्लेक्शन में याद करते आए हो, कि जब भी कोई साउंड वेव किसी मीडियम से टकराएगी तो टकरा के वापस आएगी, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कह सकते हैं। बट इसमें एक पॉइंट और याद रखना जिससे क्वेश्चन बनेगा। वो पॉइंट क्या है कि तुम्हें क्या करना है ना,
कि रिफ्लेक्शन, अगर तुम चाहते हो कि साउंड का रिफ्लेक्शन सुने, जैसे अभी मैं इस कमरे में हूँ, क्या किसी को रिफ्लेक्शन सुनाई दे रहा है साउंड का? साउंड तो हर जगह से टकरा रहा है ना, टकरा के वापस आ रहा है, क्या किसी को सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है। या जब आप अपने कमरे में होते हो तो बोलते हो, तो भाई साउंड तुमने बोला पूरा का पूरा साउंड सामने वाला सोख थोड़ी लेता है, कुछ ना कुछ तो बचता है जो टकरा के इधर उधर जाता है, तो वो किसको सुनाई देता है ना? तो एक कंडीशन होती है कि रिफ्लेक्शन होने की भी एक कंडीशन है, क्या? द साइज ऑफ रिफ्लेक्सिंग सरफेस मस्ट बी बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। मतलब जो तुम्हारा साउंड वेव है ना, साउंड वेव की वेवलेंथ है, वेवलेंथ समझ लो, लैम्डा, उससे तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन याद रखना, ठीक है? 4 लाइन बना के दे देंगे, बिगर होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है? या फिर पूछ देंगे कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो ये याद रखना, ठीक। इसके बाद अगली चीज क्या है? अगली चीज आती है इको। क्या आता है? इको। इको क्या होता है बताओ फटाक से, इको क्या होता है? तो जब भी हम क्या करते हैं, हाँ, जब भी हम क्या करते हैं कि हम कहीं खड़े होते हैं और किसी भी रिफ्लेक्टिंग बॉडी से एक प्रॉपर डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, तो हमें साउंड सुनाई देता है, जो हम बोलते हैं वो रिपीट होकर सुनाई देता है ना? इसे ही क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। डेफिनेशन दे रखी है, कायदे से पढ़ लेना। बट क्या इतना ही इको है? नहीं। इको मतलब ये है कि अगर हमने कोई बात बोली है जो हमें सुनाई दे रही है ना, वो रिपीट होने के लिए उन दोनों के बीच में टाइम, रिफ्लेक्ट होके आने वाली साउंड और हमारी साउंड, इनके बीच में टाइम का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का एटलीस्ट होना चाहिए। इतना है तभी उसे क्या बोलेंगे? इको, अदरवाइज इको नहीं कहेंगे। समझ गए? जैसे खाली कमरे में चिल्लाते हो, आप बोलते हो तो आपकी आवाज लौट के वापस आती है, तो जो आपने बोला वो सुन लिया और वो लौट के आई, तो उन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? 0.1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10वां भाग। 1 सेकेंड का 10वां भाग। पेपर में तुमको 0.1 सेकेंड लिख के नहीं आएगा, लिख के आएगा 12.10 सेकेंड। ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, जानते ही हो ये चीज तो, लेकिन दिमाग पता नहीं है चीज में। ठीक, इको फ्रेंडली, हाँ बहुत बढ़िया, इको फ्रेंडली। ठीक, इधर देखो, अब इको की कंडीशन मैंने बता दी तुम्हें, इको की भी सेम कंडीशन है ना? लेकिन अब बात आती है कि हम कितनी डिस्टेंस पे खड़े हों, हम कितनी डिस्टेंस पे खड़े हों कि इको आ जाए। मिनिमम डिस्टेंस तुमसे क्या पूछ देते हैं? मिनिमम डिस्टेंस, तो वो होती है 17 मीटर। कैसे 17 मीटर? कैसे? इधर देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं यहाँ, ये दीवार है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है? मुझे इको चाहिए, तो मैं चिल्लाऊंगा यहाँ से, है ना? साउंड वेव जाएगी और लौट के आएगी। तो अगर ये डिस्टेंस डी है, तो साउंड वेव में कितनी डिस्टेंस रहेगी? 2d, है ना? तो मैं डिस्टेंस को 2d कर दूं। और ये जो आपका टाइम है, ये जो आपका टाइम है, इको के लिए कितना मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट होता है? 0.1 सेकेंड का डिफरेंस। तो यहाँ आप रख दोगे क्या? 0.1 सेकेंड। और ये रखोगे 340। अगर हम एयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एयर की। तो 2d अपॉन 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करो, 2 से भाग करो, तो डी की वैल्यू 17 मीटर आएगी। कितनी आएगी? 17 मीटर आएगी। बात समझ में आएगी नहीं आया? तो 17 मीटर की डिस्टेंस पे अगर आप खड़े हैं किसी ऑब्जेक्ट से, वो भी कहाँ पे? एयर में। कहाँ पे? एयर में। तब आप जो बोलेंगे वो आपको रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देगा, इको सुनाई देगी। मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए रिफ्लेक्टिंग बॉडी से? 17 मीटर। बात समझ में आया? ये पॉइंट भी याद रखना। क्लियर? ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आ जाता है कि इको पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। भाई साउंड के जितने क्वेश्चन करना, क्वेश्चन तुमसे एक ऐसा कहेगा कि एक कुएं में हमने एक पत्थर डाला, ठीक है? साउंड हमें, अगर साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड है और हमें वो कितनी देर, हमें वो 2 सेकंड के बाद सुनाई देती है, तो बताओ कुएं की गहराई कितनी है? ठीक, तो आप हमेशा फॉर्मूले में क्या लगाओगे? 2d का इस्तेमाल करोगे, d का नहीं करोगे। माना कुएं की गहराई d है, तो साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे तुमने पत्थर छोड़ा, तो पत्थर गया होगा, टकराया होगा, फिर साउंड आई होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप डिस्टेंस को इस तरह से मान के करेंगे। हाँ टाइम हो गया, दोस्त छोड़ रहा है, लेकिन हमें खत्म करना था ये, ठीक है? इधर देखो, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद यूजेस ऑफ इको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो। क्या क्या है? 3 इको के यूजेस क्या है ना? इको के यूजेस में हम कह सकते हैं कि जितना आपका, आपने जो समुद्री जीव होते हैं वो इको के बेसिस पे चलते हैं। बैट सुना है? बैट तो समुद्री नहीं है ना? चमगादड़, ठीक है? वो क्या करता है? वो वेव निकालता है। कौन सी साउंड निकालता है ये मुझे आप कल बताएंगे। अल्ट्रासोनिक निकालता है कि इंफ्रासोनिक निकालता है? ठीक है,
अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक जब वो निकालता है, अगर वो टकरा के वापस आ जाती है, वो सुन लेता है तो आगे बाधा है, आगे नहीं जाएगा। अगर टकरा के वापस नहीं आती तो पार कर जाएगा। इस माध्यम से वो काम करता है। ऐसे ही डॉल्फिन्स भी चलती हैं, उनकी आंखें नहीं होती, ऐसा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दो चीजों के फुल फॉर्म आप याद करेंगे, एक है सोनार, एक है रडार। सोनार का क्या काम होता है और रडार का क्या काम होता है और कहाँ कहाँ लगाई जाती है, इनके बारे में याद कर लेंगे। साउंड चैप्टर है, सोनार का फुल फॉर्म जरूर पूछेंगे। सोनार का फुल फॉर्म किसी को पता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जितने भी आप सभी की सबमरीन है, सबमरीन का नाम सुने हो ना, अभी आईएनएस वेला दी गई है अपनी नेवी को, ठीक है। जितने भी सबमरीन्स हैं वो इसी तरह से चलती है, पानी के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, वो एक रेडिएशन छोड़ती है ना। रेडिएशन अगर टकरा के वापस आ गया दैट मींस आगे बाधा है, नहीं जाना है। अगर रेडिएशन पास हो गया दैट मींस हम पास करेंगे। दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दैट इज सोनार, ठीक है। ऐसे ही एक आता है क्या, सोनार और रडार। क्या आता है? रडार। अब ये रडार क्या होता है, तो जो आपके बॉर्डर्स होते हैं वहां पे लगा होता है रेडियो डेडिकेशन, रेडियो, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये बॉर्डर्स पे लगा होता है और चारों तरफ घुमा करता है कि अगर कोई भी एयर के माध्यम से या किसी माध्यम से हमारे बॉर्डर में आना चाहता है तो ये वेव लगातार ऊपर की तरफ जारी होती है, कोई आएगा तो वेव टकराएंगी और टकरा के वापस आ जाएंगी, हम डिटेक्ट कर लेंगे कोई आ गया। समझ गए? क्लियर? तो ये दो दो जो है ना, इन दोनों के फुल फॉर्म पक्का आएंगे पेपर में, आ सकते हैं बिल्कुल, अगर कुछ भी फंसा दो। इंफ्रासोनिक, अच्छा ढूंढ लेना बेटा सारे, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में भी इसका यूज होता है, इको का, ठीक है, मतलब साउंड के इको का कैसे होता है वो आप अपनी किताब में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और अभी ये वाली जो पीडीएफ मैंने लिख दिया ना शॉर्ट नोट्स, इसमें सारे शॉर्ट नोट जितना आज पढ़ाया है सब लिख दिया है, ठीक है। ये आपको अभी 15-20 मिनट के अंदर ग्रुप पे मिल जाएगी और इस क्लास के उसमें भी मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर? ओके, है ना। क्रिएट कर दिया है मैंने 3 बजे, ठीक है। जाकर के 40 क्वेश्चन है, टेस्ट दीजिए, माइनस मार्किंग 0.25 की है। 40 में से कितने स्कोर करते हो वो देखो। केमिस्ट्री का टेस्ट है, मिक्स टेस्ट है, ठीक, ओके, है ना। फिर मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर, जय हिंद। कब टेस्ट है? अभी लगा दिया टेस्ट, ठीक है, जाके दो, समझ गया। 3 बजे से 30 तारीख तक का समय है, जिस दिन चाहे दे दो। 30 मिनट का टाइम मिलेगा, 35 मिनट का समय मिलेगा 40 क्वेश्चन में, बहुत समय था, है ना। मैथ्स क्लास भैया से पूछो और करो, ठीक है। नहीं आया? क्या नहीं आया? टेस्ट आईसीएससी क्लास 10th, आईसीएससी क्लास 10th स्पेशल क्लास जो है उसमें डाला है, उसमें, समझ गए। ओके, ठीक है, चलो, है ना। हाँ ठीक, ओके, चलो बता दो, कोई पूछ के, क्या पूछ के बता दे। तुम्हारे पास क्या दिक्कत है? मोबाइल है, इंटरनेट है, तुमको कॉल करने में, बात करने में क्या दिक्कत है? क्लास की डर लग रहा है क्या? हैं? तुम खुद ही पूछ लो, ठीक है, कोई पूछ के बता दो, वाह, चलो, है ना, ठीक है। और कभी कभी ना ग्रुप के मैसेज भी पढ़ लिया करो, मैं कुछ डालता हूँ तो पढ़ लिया करो, ठीक है, नहीं तो फिर पिट जाओगे। जय हिंद।